नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सर, प्रोफेशनली सोशल वर्कर, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सोशल वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि हम आगामी चुनाव 2026 के विषय में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तो आज आपके सामने चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रविंद्र सिंह। जिन्हें आप राधे के नाम से जानते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल वर्ल्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या आगे देखेंगे, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं इस नई शुरुआत के लिए। आपने सबसे पहले इंटरव्यू के लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपको इस नए सफ़र के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। तो धन्यवाद रविंद्र जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपका नाम रविंद्र सिंह है जी। किस तरीके से आप राधे नाम से जाने जाते हैं? देखिए कमल सर, मेरा जन्म गांव किरावली तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और जन्म के समय मेरी दादी जी ने मेरा नाम रखा था राधे श्याम। वैसे मेरा डॉक्यूमेंटेशन नेम है रविंद्र सिंह। तो गांव में सभी लोग राधे श्याम ना बोल के मुझे राधे ही राधे बुलाते थे। मतलब एज अ निक नेम आपको? हाँ, एज अ निक नेम के तौर पे मुझे राधे बुलाते थे, तभी से ये नाम चलता आ रहा है। तो आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन के मामले में ग्रेजुएट भी हूँ और मैंने 2022 में अभी बीएड भी कंप्लीट किया हुआ है। तो राधे भैया, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, लोग भी जानना चाहते हैं कि अभी आप हाल ही में आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रोफेशन है आपका? हाल ही में मैं HDFC बैंक में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और रियल एस्टेट में भी अभी शुरुआत करी है, उसमें अपने कदम जमाने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप और तरक्की पाए। राधे, ये बताइए कि आप अभी किस पार्टी पर और किस पद पर हैं? हाल ही में सर मैं आज़ाद समाज पार्टी, जिसके संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उस पार्टी में मैं जिला कोषाध्यक्ष के पद पर अभी मैं कार्य कर रहा हूं और पार्टी को हर संभव मजबूत करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो राधे भाई, ये बताइए आपने ASP पार्टी को ही क्यों चुना? बात यह है सर कि भाई के संघर्ष को हम 2014 से देख रहे हैं। भाई हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ को बहुत ही मजबूती के साथ उठाते हैं। उनके संघर्ष को देख के मैंने इस आज़ाद समाज पार्टी को देखा, आज़ाद समाज पार्टी की रीति नीतियों को समझा, तब जाके मैंने इस पार्टी के बारे में विचार बनाया कि इस पार्टी में काम किया जाए। हमारे अभी पूर्व के जिलाध्यक्ष हैं भाई शशांक बौद्ध जी, उनके द्वारा इस पार्टी में मुझे शामिल किया गया था। इस पार्टी में सबसे पहला पद मुझे यूथ विंग का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद मैं कई पदों पर भी रहा हूं, लेकिन वर्तमान में मैं अभी जिला कोषाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं। अच्छा, ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और आपकी शुरुआत राजनीति में आने की कैसे हुई? एक्चुअली में क्या है सर कि 2014 से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। उनकी वीडियो को हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते थे, तो उनको देख के हमारे अंदर एक उत्साह हुआ कि जो हमारे भाई समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, क्यों ना हम उनके कंधों को मजबूत करने का भी काम करें। तो हम भी अपने गांव मोहल्लों में छोटी छोटी रैलियां करते रहते थे। 14 अप्रैल आती थी, उस पर रैलियां करते थे। 6 दिसंबर को कैंडल मार्च निकालते थे। ऐसे ऐसे करके हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं आगामी चुनाव, पंचायत चुनाव 2026 के चर्चा के विषय में जी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक प्रधान की क्या क्या भूमिकाएं अपने समाज में और अपने ग्राम पंचायत के लिए होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो भी ग्राम पंचायत के उम्मीदवार इस बार आने चाहिए, वो सबसे पहले शिक्षा में अति उत्तम होने चाहिए। लोगों को कैसे गाइड करना है, इस चीज़ की नीति उन्हें आनी चाहिए। लोगों की समस्या को कैसे हल निकालना है, इस चीज़ की नीति उन्हें आनी चाहिए। तब जा कर के उन्हें ग्राम प्रधान बनने का मौका दिया जाना चाहिए। अब जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ
वो जनता और मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि प्रधानी चुनाव इतना महंगा क्यों है। अगर किसी व्यक्ति के पास 20-30 लाख रुपए नहीं हुए, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो, चाहे वो कितना भी वेल टैलेंटेड हो, चाहे वो वेल टेक्नोलॉजी से के साथ में चल रहा हो, चाहे उसे कितनी भी अच्छी जानकारियाँ हो, तब वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। मेरा मानना यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है। लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपना वोट अच्छी जगह डाल देते हैं, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो चुनाव के दौरान प्रत्याशी से खाने पीने में इतना खर्चा करवा लेते हैं जिसको पैसे वाला ही झेल सकता है। कोई गरीब आदमी जो प्रधान पद के लायक पूरी तरीके से लायक है, वो इस खर्चे को नहीं झेल सकता। जो पैसे वाला ही होगा वही पर्चा भरेगा और वही इस खर्चे को ओढ़ सकता है और वही प्रधान बन जाता है। इसमें हमारी भी गलती है, हम उससे इतना खर्चा करवा लेते हैं, उसे लगता है कि मैं खर्च तो अभी कर दूंगा, चुनाव जीतते ही ये पैसा अपना निकाल लूँगा, और ऐसा ही उसी के साथ होता है। इसी कारणों से ग्राम पंचायत की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाती है जो कि जीतने के बाद अपने घरों में बक्से बनने का काम करते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों के काम कराने का काम करते हैं। उन्हें ग्राम पंचायत से कोई मतलब नहीं होता है। मेरा मानना यही है कि बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया। जिस वोट की ताकत से हम अपने हित का प्रधान चुन सकते हैं, अपने हित का विधायक चुन सकते हैं, अपने हित का सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, उस वोट की ताकत को हम लोग 500 रुपये में 1 केजी मीट में, 1 दारू के क्वार्टर में बेचने का हम लोग काम कर रहे हैं इस समय। मेरा मानना यही है कि जिसने अपनी वोट का सौदा कर दिया, उसने अपनी सोच का सौदा कर दिया, अपनी समाज का सौदा कर दिया, अपने परिवार का सौदा कर दिया। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ आपकी कि समाज जो है वो अपने परिवार से ही बनता है, क्योंकि समाज की सबसे छोटी यूनिट, अगर मैं मानता हूँ और मैंने पढ़ा भी है कि समाज की सबसे छोटी यूनिट अपना परिवार होता है। मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपनी वोट का मतदान एक ऐसी अच्छी जगह करें जहाँ तुम पूरे 5 साल उसकी छाती पर चढ़कर अपना काम करवा सकें, उससे सवाल जवाब कर सकें कि तू हमारे वोट से जीता है, हमारा ये काम करके दे। तुझसे हमने 1 रुपया खर्च नहीं करवाया, तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपना वोट डालकर जिताया है, तो हमारा ये काम करके दे। तो वो अपना ग्राम पंचायत का काम ऑटोमेटिकली करेगा। स्टार्टिंग में ही हम लोग उसकी कमर तोड़ देते हैं तो वो कहाँ से काम करे, वो तो फिर अपने घर भरने का काम करेगा ना जी। जिसने जितना खर्च किया है उसको उतना विद इंटरेस्ट प्रॉफिट भी तो चाहिए। बिल्कुल। अभी हमारे एक मित्र हैं नितिन, उन्होंने पीछे शमशान घाट है उसकी रिसेंटली पोस्ट की है फेसबुक पे। इतना गंदा शमशान घाट हो रहा है कि वहाँ लोगों की डेड बॉडी जलाने तक की जगह नहीं है। तो इसकी शिकायत हम प्रधान से कैसे जाके करें। तुमने चुनाव के दौरान उसकी ऐसी कमर तोड़ दी खर्चा करा के कि वो अपने खर्चे को भरने में लगा हुआ है। मतलब वो अपना रिकवर कर रहा है, जो अपने उसने पैसा खर्च किया है वो अपना रिकवर, हाँ, वो अपने खर्चे को रिकवर करने में लगा हुआ है। तो उसका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। अगर उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जिताने का काम करते तो उसकी छाती पर चढ़ के उसके गिलेवान पकड़ के उसे सवाल जवाब करते कि तुझे हमने जिताया है तो इन कामों को क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि चुनाव जो हो वो अमीरी गरीबी देख करके हो या किसी की योग्यता देख करके हो। देखिए, इससे पहले तक चुनाव अमीरी गरीबी देख कर ही होता था, लेकिन आप जो मुहिम चला रहे हैं इसके माध्यम से मैं भी आपका साथ दूंगा इस मुहिम में, और लोगों से सवाल जवाब करेंगे। अगर वो इस प्रधान पद के लायक होगा तो ही ग्राम पंचायत की बागडोर उसके हाथ में थमा दी जाएगी, अन्यथा किसी शिक्षित व्यक्ति को ही प्रधान पद का उम्मीदवार हम निकाल के देंगे ग्राम पंचायत को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि जो पैसे के दम पे चुनाव लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो आप आगे से सतर्क हो जाइए। ये चुनाव तुम्हें इतनी आसानी से नहीं लड़ने देंगे। तुम्हारे लिए मैं 2 लाइनें भी बोलता हूँ
कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, ना दाना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। वाह तो शानदार। मेरा मानना यही है कि जो लोग पैसे के बू में रहते थे कि हमारे पास तो पैसा है, आराम से चुनाव लड़ लेंगे, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। इस बार ग्राम पंचायत का प्रधान ऐसा चुनेंगे जो वाकई में ग्राम पंचायत प्रधान बनने के लायक होगा। अन्यथा जो पैसे की दम पे सोच रखते हैं उनको हम एक दरकिनार करने का काम करेंगे और उनको धुतकारने का काम करेंगे। हमारा तो उद्देश्य यही है। हम लोग यहाँ आज जो चर्चा कर रहे हैं, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है नहीं अपनी ग्राम सभा में, इससे चुनाव से पहले की कभी ऐसी चर्चा हुई हो। अच्छा ये बताइए कि गांव की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो एक प्रधान पद उम्मीदवार को उनको देखना चाहिए और उन्हें उन समस्याओं का निवारण करना चाहिए। कमल सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत प्रधान को दो तरह के, ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो तरह के काम आते हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक काम वो होते हैं जो सड़क नाली खरंजा ये प्रधान को करने ही करने हैं। अनैच्छिक काम जो कि आज से पहले किसी प्रधान ने नहीं किए, वो काम मैं आपको बता दूं। जैसे कौन से काम होते हैं? जैसे कि काम मैं आपको बता देता हूं। जैसे 3 ग्राम पंचायतों की एक पंचायत है। हर गांव में विद्यार्थियों के लिए एक बढ़िया लाइब्रेरी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी जाए, बढ़िया आरओ का पानी घर तक पहुंचे, और जो कि सरकारी योजना जो आती हैं, जो ग्राम पंचायत के बेचारे बड़े बूढ़े लोग योजना का लाभ नहीं ले पाते, तो प्रधान का दायित्व तो बनता है कि वो खुद घर जाकर उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाए, उन्हें उनकी वृद्धा पेंशनों का बढ़ावा दे और तमाम तरीके की राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यदि मान लीजिए कि एक ग्राम सभा का विकास नहीं हुआ, जैसे कि पिछले 5 साल में मैं रोहता ग्राम सभा की बात करूं, अगर मैं इस ग्राम सभा की बात करूं तो पिछले 5 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको लेकर के आगे तक उस काम की सराहना दी जाए कि वाह क्या काम किया है। तो इसमें कितनी भागीदारी जनता की है और कितनी भागीदारी प्रधान पद की है? मेरा मानना यही है सर कि जनता के वो ग्राम पंचायत के विकास में अगर 20% प्रधान की भागीदारी है तो 80% जनता की भागीदारी है। अगर आप कोई ग्राम पंचायत प्रधान विकास करके नहीं देता है, आप लोग उसे गाली देते हैं, तो ये गलती ग्राम पंचायत प्रधान की नहीं है, गलती आपकी है। आपने विकास कराने से पहले ही उससे दारू मुर्गा मीट इतना खा लिया कि विकास कराई कहाँ से, वो अपने घर बनने में लगा हुआ है। अगर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जिताने का काम करते तो विकास भी कराने का काम करता। अच्छा ये बताइए जी, क्या राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। मैं इस बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि जितने भी समाज में शिक्षित युवा हैं, जिस तरीके से पढ़ाई की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा राजनीति में आने के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि समाज का हर एक पढ़ने वाला बच्चा राजनीति में इंटरेस्ट ले, राजनीति की नीति नीतियों को समझे। जैसे ही वो नीति नीतियों को समझेगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा राजनीति में आने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली आएगा। आजकल का युवा क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्सों को देखने में टाइम वेस्ट करता है। जितना हो सके न्यूज़ चैनलों को देखें, राजनीति की कौन से प्रदेश में क्या राजनीति चल रही है, इन चीज़ों को देखें। इन चीज़ों को अगर देखेगा युवा तो ऑटोमेटिकली राजनीति में आने का काम करेगा। अच्छा ये बताइए, जहाँ तक देखा जाता है कि ग्रामीण समाज में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पुरुष ही हैं जो राजनीति में आते हैं जी। जैसे अगर मैं पिछले चुनावों की बात करूं, या प्रधान अगर उसकी वाइफ है, कोई फीमेल है, तो उसका पति सारे कामों को क्यों करेगा? क्या उस लेडी का जो प्रधान है, क्या उसको कभी गांव में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्या लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्या लोगों की समस्या नहीं सुननी चाहिए? अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 1% नहीं ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने घरों से तक नहीं निकल पाती हैं। लोगों को अपने प्रधान का नाम नहीं पता होता। मेरा मानना ये है सर
कि इतना लालची हो गया इंसान, अगर महिला सीट आती है तो वो एजुकेटेड नहीं है फिर भी फर्जी मार्कशीट बनवा के उसका पर्चा भरवा देता है और प्रधानी चलाता है उसका पति। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि वो जो स्त्री फॉर्म भर रही है प्रधानी का, वो इस लायक है कि नहीं है, फिर भी जनता उसको वोट दे देती है और पति उसका अपने हिसाब से प्रधानी चलाने का काम करता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें सतर्क रहना चाहिए। जो स्त्री प्रधानी के लायक है, वेल एजुकेटेड है, मेंटली फिजिकली मजबूत है, उसी को हमें प्रधान बनाना चाहिए। आजकल की जो महिला समाज है उनके आइडल आपको कोई हीरोइन देखने को मिलेगी, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर उनको देखने को मिलेगी। उनको देख कर वो भी खुद रील्स बनाने का काम कर रही हैं। उनको देखना चाहिए इस समाज में ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर 18 लोगों को गोली मारने का काम किया। माता फूलन देवी के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए, माता रमाबाई के बारे में पढ़ना चाहिए, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, झांसीबाई रानी, ऐसी तमाम महिलाओं के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए। तब जाकर उन्हें अपने महिला होने पे फख्र महसूस होगा। इसी पे मैं अपनी महिलाओं के लिए 2 लाइनें भी बोलूँगा कि तुम रंग रवानी याद रखो, तुम अमर कहानी याद रखो, वीरों की जवानी याद रखो, बुंदेली पानी याद रखो, अरे रील बनाने वाली बहनों चंबल की रानी याद रखो। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बताइए चुनाव किस बेस पे देखना चाहिए? आप एक वोटर हैं तो आप क्या देखेंगे? एक प्रधान पद कितना पैसा बांट रहा है, कितने कपड़े बांट रहा है, कितनी साड़ियाँ दी हैं, कितने कंबल दिए हैं, या कितनी उसने शराब बांटी है, या कितनी उसने मीट खिलाई है? तो आप इस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे या इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि वो कितना शिक्षित है, कितना योग्य है, कितना ईमानदार है? मेरा मानना यही है सर कि चुनाव के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसको पैसा मायने नहीं रखता। हमें देखना चाहिए कि वो कितना एजुकेटेड है, कितना मेंटलिटी फिजिकली फिट है, समाज में कितनी मेहनत कर सकता है, समाज में कैसे कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकता है। इन चीज़ों को अगर हम देखकर प्रधान चुनते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है जिसके पास काफ़ी पैसा है तो वो पैसा खर्च कर ही क्यों रहा है? उसे चुनाव जीतना ही क्यों है? अगर वो हारता है तो उसमें क्या दिक्कत है? समाज के लिए सेवा ही तो कर रहा है। वो चुनाव इसलिए लड़ता है कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च हो जाएगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। प्रधान निधि से अगर ठीक ठाक पोलिंग की ग्राम पंचायत है तो 5 करोड़ रुपया 5 साल में पास होता है। 30 लाख रुपए खर्च करके उसे अगर 5 करोड़ मिल रहे हैं तो 30 क्या मैं तो 40 भी कर दूं, तो मुझे देता हूँ मैं 50 कर दूं। इस चक्कर में वो जीतने के लालच से पैसा खर्च करता जाता है, जीत जाता है तो वो 5 करोड़ का लाभ भी लेता है। मैं सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों को एकत्रित करके उनको समझाने का भी काम करूँगा। उनसे कहूँगा कि इस बार वोट आप एक छोटे से लालच को ना देखकर ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिससे आप 5 साल तक अपने काम करा सकें, 5 साल तक आपके बीच रहे, आपका बेटा बनकर रहे, ना कि आपका प्रधान बन के रहे। ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाने का काम करें। तो राजा, मेरा आज का आखिरी सवाल ये है कि जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो आपने ये मुहिम स्टार्ट करी है ये बहुत ही शानदार मुहिम है, क्योंकि चुनाव भी अब आने वाला है। प्रत्येक प्रत्याशी से जो आप सवाल जवाब करेंगे उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक कोई प्रत्याशी आपके पास इंटरव्यू के लिए आया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो मैं सभी प्रधान प्रत्याशियों से अनुरोध करूंगा कि सभी जो भी अपना इंटरव्यू देने के लिए इच्छुक हैं वो कमल सर के चैनल के माध्यम से अपना इंटरव्यू दे सकता है। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके घर पे खुद आपका इंटरव्यू लेने आएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग बहुत सारी ऐसी वीडियोज आपके सामने लेके आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को प्रधान पद उम्मीदवार और प्रधान को पहचानने की ताकत और शक्ति मिल सके।